नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों आज हम लोग अध्याय तीसरा स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसे इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। तो आज हम लोग अध्याय तीसरा स्टार्ट करेंगे। अध्याय तीसरे में पहले हम लोग इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक जानकारियाँ दोस्तों, उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग फार्मूला देखेंगे। जैसा कि मैं आप लोग से हमेशा बताते आया हूँ कि फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 50% फार्मूले का रोल होता ही होता है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देखते हैं, उसके बाद फार्मूला देखेंगे। फार्मूला बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्त, लगभग 4-5 फार्मूले हैं। इसी पर आपका अध्याय तीसरा समाप्त हो जाएगा, सिर्फ 4-5 फार्मूले से हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ देखते हैं। यह जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है दोस्तों, यह एक गणितीय समीकरणों का सेट होता है। क्या होता है? गणितीय समीकरणों का सेट होता है जो दो चर यानी x और y, दो चर यानी x और y और रैखिक शर्तों जैसे ax प्लस बी वाई में होता है। जो ये दो चर होता है x और y, ये रैखिक शर्तों यानी ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब ए के साथ ए के गुणांक होता है प्लस बी का भी गुणांक होता है, x और y में होता है। इन समीकरणों को एक साथ हल करने पर दो चरों के मान ज्ञात किए जाते हैं। जो ये समीकरण होता है दोस्तों, इन दोनों को एक साथ हल करने पर दो समीकरणों का मान प्राप्त होता है, जैसा कि x का मान और y का मान प्राप्त होता है। ठीक है मेरे भाई। जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, जैसा कि अगर समीकरण नंबर 1 और 2 हम लोग मानकर, जैसे कि पीछे में आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व कराया था, जो समीकरण मानकर सॉल्व कराया था, तो वहाँ पर हमें याद नहीं है उतना, लेकिन शायद x और y का मान ज्ञात किया था या फिर a और b का मान ज्ञात किया था। तो ठीक उसी प्रकार से बोल रहा है कि दो समीकरणों को, जैसे दो चरों के मान ज्ञात करेंगे, चर यानी x और y, ये चर हो गया, तो समीकरणों को संतुष्ट करता है। समीकरणों को, दो समीकरणों को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब ये है, जैसे मान x और y का प्राप्त हो जाएगा तो दोनों समीकरण संतुष्ट हो पाएंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारियाँ देखते हैं, जो विस्तृत जानकारियाँ दी गई हैं नीचे। दोस्तों इसको लगभग कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला भाग है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, जैसे कि जो अध्याय तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको चार भागों में विभाजित किया गया है। चार भागों में विभाजित करने का मतलब ये है मेरे भाई कि चार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। तो पहला है जिसका जो समीकरण है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में चर और नहीं, चर की अधिकतम घात एक होती है। क्या होती है मेरे भाई? चर की जो अधिकतम घात होती है वह एक होती है। जैसे कि x हो गया और y हो गया, ये चर हो गए, तो इसकी अधिकतम घात अगर देगा तो एक से अधिक नहीं देगा। अधिकतम घात एक होगा, उससे अधिक होगा ही नहीं। इन समीकरणों को सामान्यतः ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में लिखा जाता है, जहाँ ए, बी और सी स्थिरांक हैं। जो इन समीकरण, मतलब इन समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा जाता है, बराबर जीरो के रूप में लिखा जाता है, जहाँ ए, बी और सी स्थिरांक हैं। चलिए अगला है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पहला था रैखिक समीकरण और दूसरा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर यानी x और y, इनमें दो चर होते हैं जैसे x और y। उदाहरण के लिए 2x प्लस 3y बराबर 12 एक दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। ये जो दिया हुआ है दोस्तों, ये 2x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 12 जो दिया हुआ है, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण है।
इसको समीकरण मानकर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व कराने कराने लगूंगा वहाँ पे, तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया हुआ है। एक दो चर वाले रैखिक समीकरण ये है दोस्तों। तो यहाँ पर दो चर यानी x और y ये चर हो गया। तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अगर आपका जो तीसरा नंबर रैखिक समीकरण युग्म, अगला तरीका है रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरणों का एक सेट जो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के दो या दो से अधिक समीकरणों पर आधारित होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक सेट जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के, जैसे दोस्तों दो चर यानी जैसे कि मान लीजिए दो चर मान लेता हूँ, यहाँ पर 3x प्लस 5y बराबर 1 मान लेता हूँ। मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के दो या दो से अधिक समीकरणों पर आधारित होता है। दो या दो से अधिक समीकरण यानी ये होते हो गया 3x प्लस 5y बराबर 1 और 5x प्लस 3y बराबर 2 मान लिया। तो दो या दो से अधिक समीकरणों पर आधारित होता है। इसको समीकरण नंबर पहला मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे मेरे भाई। तो ये बोल रहा है दो या दो से अधिक समीकरणों पर आधारित होंगे जो रैखिक समीकरण युग्म होगा। ये दो या दो से अधिक समीकरणों पर आधारित होगा, उससे कम पर आधारित नहीं होगा मेरे भाई। इसके कहने का मतलब 100% यही आप लोग समझ सकते हैं। देखिए जो भी जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग समझ कर ही आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि रैखिक समीकरण युग्म आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा, तो वहाँ पर आपको ये याद रखना है दो या दो से अधिक समीकरणों पर आधारित होता है रैखिक समीकरण युग्म। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। मैं यहाँ से अंडरलाइन इसको इरेज करके तब कर दे रहा हूँ। जैसे रैखिक समीकरण युग्म क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया ना, रैखिक समीकरण युग्म आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, तो आपको ये लाइन याद रखनी है। ये लाइन दो या दो से अधिक जो होता है ये यहाँ पर आधारित होता है। यहाँ तक इसको आपको याद रखना है। ये जो अंडरलाइन कर दिया हूँ इसको याद रखना है। जैसे रैखिक समीकरण युग्म क्वेश्चन में पूछ लिया, तो आपको ये याद रखना है कि दो या दो से अधिक समीकरणों पर ये आधारित होता है रैखिक समीकरण युग्म। चलिए आगे ये चौथा नंबर जो है उदाहरण है, इसको समझ लीजिएगा। जैसा कि मैं बताया हूँ चार तरीके में विभाजित किया हुआ है, तो इसको समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक समीकरणों का एक युग्म है। मान लीजिए हमारे पास समीकरणों का एक युग्म है, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x माइनस वाई बराबर 1 है। ये दोनों हमारे पास, ये दोनों कहने का मतलब ये है समीकरणों का एक युग्म है। ये समीकरण युग्म जैसा कि पीछे जो दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म तीसरा नंबर, ठीक उसी प्रकार से उदाहरण दिया है एक युग्म है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्या लिखा है। इन समीकरणों को एक साथ हल करके x और y मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बताया हूँ सबसे पहले ही बताया हूँ कि ये दोनों समीकरणों के जरिए हम लोग x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या ज्ञात कर सकते हैं x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। जब तक x और y का मान ज्ञात नहीं होगा तो हम लोग समीकरणों को संतुष्ट कैसे कर पाएंगे। तो वही बोल रहा है कि इन समीकरणों को एक साथ हल करके हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो दो समीकरण दिया हुआ है मेरे भाई, इसको हल करके हम लोग x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से हल करेंगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, तो वहाँ पर आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही आप लोग दिमाग में रख लीजिए बस। जैसे ये जो समीकरण नंबर पहला दिया हुआ है, ये समीकरण नंबर ये पहला, ये दूसरा दिया हुआ है, इसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर y कट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 3x बराबर 5 और प्लस 1 6 आ जाएगा। तो इसको हम लोग काट देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x बराबर 2 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लोग समीकरण नंबर पहले में रख देंगे x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, x की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, तो y बराबर 5 माइनस 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लोग x बराबर 2 ज्ञात किया, y बराबर
थ्री हम लोगों ने ज्ञात किया। तो यही बोल रहा है कि हम लोग ये जो समीकरण दिया गया है इसके जरिए हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हल करने की विधियाँ। हल करने की विधियाँ हम लोग समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास दो चरों वाले लिखिए या दो चर वाले लिखिए, बात वही है। ठीक है दोस्तों। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कई विधियां हैं। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं दोस्तों, जो अध्याय तीसरा है आपका, इसको हल करने की कई विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि है पहला, दूसरा समाकलन विधि है, तीसरा ग्राफीय विधि है और बस यही तीन विधियां हैं। तीन विधियों के जरिए हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। तो जो प्रतिस्थापन विधि है इसको हम लोग समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में किस तरीके से हम लोग हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके, जो प्रतिस्थापन विधि है दोस्तों, एक चर का मान दूसरे चर में एक चर का मान दूसरे समीकरण में, जैसे एक चर यानी x का मान 2 आ गया और दूसरा समीकरण मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। तो यही बोल रहा है एक समीकरण से किसी एक चर का, मान लीजिए पहला समीकरण का हम लोगों ने सॉल्व किया तो वहाँ पर आ गया x बराबर 2, चर का मान दूसरे समीकरण में रख के प्रतिस्थापित करते हैं, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित यानी उसमें पुट करते हैं, उसमें उसकी वैल्यू को रखते हैं। तो उस विधि के उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी आपकी। कौन सी विधि हो जाएगी दोस्त? प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी। तो आगे कौन सा दूसरा विधि है? समाकलन विधि है। कौन सा दोस्त? समाकलन विधि। तो समाकलन विधि में समीकरणों को आपस में जोड़कर या घटाकर किसी एक चर को समाप्त करके, जैसे दो समीकरण दिया हुआ है, मान लीजिए 3x प्लस 10y बराबर 1 और यहाँ पर 15x प्लस 20y बराबर 2 मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि समीकरणों को आपस में जोड़कर यानी इसको प्लस करके प्लस करके या घटाकर किसी एक चर को समाप्त करके, प्लस करके या घटाकर किसी एक चर, जैसा कि मैं पीछे आप लोग को जो बताया हूँ समीकरण, जैसे कि दोस्तों ये दिया हुआ है 3x प्लस 10y बराबर 1, 15x प्लस 20y बराबर 2। ये दिया हुआ नहीं है, हम लोग मान रहे हैं, मैं ऐसे ही आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये बोल रहा है समाकलन विधि समीकरणों को आपस में जोड़कर, इसको जोड़कर, जैसा कि मैं प्लस 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 तीनों में लगाया हूँ, या घटाकर एक चर को समाप्त कर देते हैं। एक चर यानी x और y, इसमें दो चर हैं तो इसमें से एक चर को समाप्त कर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से समाकलन विधि को हल करते हैं। अगला है ग्राफीय विधि। क्या है दोस्तों? अगला आपका ग्राफीय विधि है। तो ग्राफीय विधि इस तरीके से हल करते हैं, समीकरणों को ग्राफ पर प्लाट करके और प्रतिच्छेदन बिंदु को ज्ञात करके, जो ये समीकरण है दोस्तों, इसको प्लाट करके और प्रतिच्छेदन बिंदु को ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्या दिया हुआ है? हल की संख्या। रैखिक समीकरण युग्म की हल की संख्या समीकरणों की विशेषताओं पर निर्भर करती है। जो रैखिक समीकरण युग्म है दोस्तों, इसके हल की जो संख्या है समीकरणों की विशेषताओं पर निर्भर करता है कि समीकरण कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं या 5 दिए हुए हैं, तो उस पर निर्भर करता है हल की संख्या। अगला है एक अद्वितीय हल। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, दो रेखाएं यानी मान लीजिए ये जैसे एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, प्रतिच्छेदित करती हैं, दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित यानी एक बिंदु पर ये काट रही है, तो ये अद्वितीय हल हो जाएगा। चलिए अगला है अपरिमित रूप से अनेक हल। जब रेखाएं संपाती होती हैं तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। कोई हल नहीं जब रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर यानी दोस्तों देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल जब रेखाएं संपाती, यानी ये मान लीजिए एक रेखा ये हो गई, इसके ऊपर से एक रेखा और हो जाएगी। मान लीजिए एक रेखा, चलिए मैं बता रहा हूँ इसको इरेज करके देखिए,
दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए एक रेखा ये हो गई ना, एक रेखा ये हो गई, इसके ऊपर से ही एक रेखा और चली जाएगी ये, तो इसे अपरिमित रूप से इसका मतलब अनेक हल होगा। जब रेखाएं संपाती होंगी तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कोई हल नहीं। जब रेखाएं समांतर होंगी, समांतर एक रेखा ये गई, इसके पैरेलल समांतर ये रेखा ये चली गई, तो ये रेखाएं जब जाएंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। निष्कर्ष, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म गणित में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, यह अपने जो गणित का विषय है इसमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। कई प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। तो आगे हम लोग इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी जो अध्याय तीसरे के लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए, तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जानकारियों को ले लिया, समझ लिया एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से। मैं बोलूँगा आप लोग से कि इसको लिख ज़रूर लीजिएगा ताकि आप लोग को ये दिमाग में रहे कि किस तरीके से क्या क्या होता है। ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग फार्मूला देखते हैं। जैसा कि आपका ये जो फार्मूला है, बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं हैं, लगभग 4-5 फार्मूले हैं। जैसा कि इसके बारे में आप लोग को बताया हूँ, अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना जो है दोस्तों, देखिए ग्राफी अनुपातों की तुलना नीचे दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है, और ग्राफी निरूपण हो गया, बीजगणितीय निरूपण हो गया। तो यहाँ पर जैसा कि मैं बताया हूँ पीछे आप लोग को, ये जो मैं बताया हूँ यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये जो दिया हुआ है, ये 3-4 जो दिया हुआ है, ये ये यही चीज़ नीचे है जो बता रहा है। वहाँ पर फार्मूला के रूप में दिया है, यहाँ पर ऐसे ही दिया है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अनुपातों की तुलना A1 अपान में A2 का नॉट इक्वल टू, मतलब A1 अपान A2 के बराबर B1 B2 नहीं है, B1 अपान B2 नहीं है। तो इसके रूप में जब इसका ग्राफीय रूप क्या होगा, ग्राफीय रूप प्रतिच्छेदन करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेदन यानी काटती हुई रेखाएं। तो मैं पीछे आप लोग को बताया हूँ प्रतिच्छेदन यानी काटती हुई रेखाएं, यहाँ पर बोल रहा है। देखिए अनुपातों की जो तुलना है दोस्तों, A1 अपान में A2 का नॉट इक्वल टू, मतलब A1 अपान A2 के बराबर B1 अपान B2 नहीं है। इसका ग्राफीय रूप क्या है दोस्तों, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं यानी एक दूसरे की काटती हुई रेखाएं, इसका ग्राफीय रूप हो जाएगा। और बीजगणितीय रूप केवल एक हल होगा इसका। जब हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे इस फार्मूले पर तो सिर्फ इसका एक ही हल होगा। चलिए अगला आपका जो अनुपातों की तुलना है क्या है मेरे भाई, अनुपातों की तुलना दूसरा नंबर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। जो 3 दिया हुआ है ये संपाती, इसका ग्राफी रूप संपाती रेखाएं हो गई। क्या हो गई दोस्तों, संपाती रेखाएं। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, संपाती रेखाएं जो एक रेखा होगी उसके ऊपर दूसरी रेखा हो जाएगी, वो संपाती रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, संपाती रेखा कहलाएगी। देखिए इसको आप लोग को, ये सब चीज़ें मैं आप लोग को समझाने के लिए इस तरीके से बनाया हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ पाए। इसका जो निरूपण वाला रूप होगा, सॉरी बीजगणितीय रूप होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, जैसा कि मैं पीछे बताया हूँ। अगला क्या है, तीसरा नंबर जो अनुपातों की तुलना, जो तीसरा नंबर अनुपात है, अनुपातों की तुलना मतलब दोस्तों, जैसे कि ये अनुपातों की तुलना, जैसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 अनुपात में A2 बराबर B1 अनुपात में B2, और ये का नॉट इक्वल टू C1 अनुपात में C2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये अनुपात हो गया, समझ में आया आप लोग को। इसका मतलब ये अनुपात हो गया, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो जो लिखा है अनुपातों की तुलना, तो यही चीज़ें हैं जो इसे मैं बताया हूँ नीचे आप लोग को। इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अनुपातों की तुलना है दोस्तों, ये ग्राफी रूप में क्या होगी, समांतर रेखाएं होंगी। क्या होगी, समांतर, एक दूसरे के पैरेलल रेखाएं होंगी, ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। इसका बीजगणितीय रूप क्या होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को देख लीजिए आप लोग कि समीकरण के रूप में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। यदि दिए गए रैखिक समीकरण, ये समीकरण के रूप में आपको क्वेश्चन देगा,
यदि दिए गए रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यहाँ पर a1 की जगह पर क्या दे देगा 3x प्लस b1 की जगह पर 5y प्लस c1 की जगह पर कुछ दे देगा, मान लीजिए 2 दे दिया बराबर 0। इसको हल करने के समीकरण रूप में हम लोग मानकर हल करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, ये रैखिक समीकरण हो गया। यहाँ पर मैं अपने से ही मानकर बता रहा हूँ आप लोग को कि 3x प्लस 5y प्लस 2 a1 b1 c1 ऐसे ही मानकर क्वेश्चन देगा। वहाँ पर जो यहाँ पर a1 b1 c1 दिया हुआ है वहाँ पर संख्या दिया होगा, तो ये फार्मूला है आपका, इसी रूप में देगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर a2 b2 और प्लस सॉरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं, निम्न स्थिरांक उत्पन्न होती है। यानी मान लीजिए दोस्तों, जैसे कि पीछे बताया हूँ आप लोग को कि दो समीकरण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, ये दो समीकरण हो गए। बस इनमें a1 की जगह पे 3 दे देगा, b1 की जगह पे 2 दे देगा, और मान लीजिए c1 की जगह पर 10 दे दिया, और दूसरा a2 की जगह पर यहाँ पे a1 लिख लीजिए, a2 की जगह पर 5 दे दिया, और b2 की जगह पे 11 दे दिया, और c2 की जगह पे क्या दे दिया, मान लीजिए 15 दे दिया। बस इसी तरीके से देगा और क्वेश्चन को हल करने के लिए बोलेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोलेगा। इस फार्मूले का मतलब यही है। चलिए अगला क्या है दोस्तों, जैसा कि पीछे जो हम लोगों ने ग्राफी रूप देखा, अनुपात के रूप में देखा, जो दिया हुआ है ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये जो हम लोगों ने पहले देखा है, ये यही चीज़ें हैं जो नीचे दिया हुआ है, इसको और विस्तार से दे दिया हुआ है। बस ये जो दिया हुआ है इसको और विस्तार से नीचे दे दिया हुआ है सारे को। बस चलिए मैं समझाता हूँ किस तरीके से दिया हुआ है। देखिए a1 अपान में a2 का नॉट इक्वल टू, मतलब a1 अपान में a2 के बराबर b1 अपान b2 नहीं है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। संगत यानी जुड़ा होता है, यानी पास होता है। तो ये a1 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते, a1 अनुपात रूप में ऐसे लिख सकते, a1 a2 का नॉट इक्वल टू b1 अनुपात में b2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिखिए चाहे इस रूप में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इस रूप में लिखिए चाहे इस रूप में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इसका जो है दोस्तों, इसका जो समीकरण युग्म है संगत होता है। चलिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 का नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म जो है दोस्तों, इसमें असंगत होता है। चलिए अगला तीसरा है a1 अपान a2 b1 अपान b2 a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म आश्रित एवं संगत दोनों होता है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित भी होता है और संगत भी होता है। इस स्थिति में जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 इस स्थिति में होगा, तो जो समीकरण युग्म होगा वो आश्रित भी होता है और संगत भी होता है। तो हम लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम लोग को अच्छी तरीके से एक एक चीज़ें समझ में आएंगी मेरे भाई। तो बस आपका जो तीसरा अध्याय था, जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी वो थोड़ा अधिक हैं और फार्मूले बहुत कम हैं, लेकिन जितना भी चीज़ है दोस्तों, फार्मूले के अलावा जो जानकारियाँ दिया हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप लोग के लिए। आप लोग ये सब चीज़ों को आप लोग एक बार नोट्स जैसे नोट्स तो बनाए ही हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, इसको लिख लीजिएगा और इसको रिवाइज एक दो बार तीन बार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फार्मूले तो वो याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं हैं। वहाँ पर जब प्रयोग करूँगा तो ये आप लोग को याद हो जाएंगे। सबसे अधिक प्रयोग जानते हैं कि कौन से फार्मूले का होगा, इसका होगा। यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसी रूप में आपका बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा फार्मूला, क्योंकि इसी रूप में समीकरण दिया होगा, हम लोग को हल करना होगा। बस इतने पर ही आपका अध्याय तीसरा समाप्त हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि फार्मूले के साथ साथ कुछ जानकारियाँ होनी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मैं यही कहूँगा आप लोग को कि दिल लगाकर पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए, बहुत पर्याप्त समय है आप लोग के पास।
आपका लगभग अध्याय 2 समाप्त हो गया। लगभग क्या, अध्याय 2 समाप्त हो गया, अब तीसरा अध्याय स्टार्ट हो गया है। तो 15 से 20 दिन लगेगा, ये भी अध्याय समाप्त हो जाएगा। लगभग 1 महीने में 2 से 3 अध्याय समाप्त हो जाएंगे। तो 6 महीने में आपका अगर 2 अध्याय को 1 महीने में मैं जोड़ता हूँ तो 6 महीने में 12 अध्याय, यानी 3 अध्याय और बचेंगे, 2 अध्याय और बचेंगे, तो इधर उधर करके कवर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो अभी आप लोग के पास बहुत ज़्यादा समय है, लगभग 7-8 महीने का समय है। तो वहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और एक एक चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, सारी चीज़ों को रिवाइज कीजिए जो मैं पढ़ाया हूँ। धन्यवाद।